आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। 26/11 हमले की 11वीं बरसी, देश के शहीदों को किया याद, आनंद महिंद्रा ने किया भावुक टोस्ट। संविधान दिवस आज कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम ने कहा, दुनिया में मजबूत हो रही भारत की छवि। गुजरात विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस को मिले श्रद्धा के बाल, डीएनए और फॉरेंसिक जांच में मिल सकती है मदद। यूपी उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, अखिलेश यादव सिर्फ जीत के पीछे भागते हैं। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 26 नवंबर 2008 की ये वो तारीख है जिसे कोई भी हिंदुस्तानी भूलना नहीं चाहता। इस दिन आतंकवादियों ने पूरे भारत को एक तरीके से आतंक की वजह से दहला दिया था। आतंकवादियों ने पूरे मुंबई को दहलाया, घंटों वहां पर खूनी खेल खेला गया। इस हमले में आतंकियों ने 160 लोगों की जान ले ली थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि भारत के जाबाज जवानों ने आतंकियों को मार गिराया और अजमल कसाब नाम के आतंकी को जिंदा गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन इस कार्रवाई ने हमारे कई जवान शहीद भी हो गए थे। आज इस घटना को पूरा 14 साल हो गए हैं। आज देश 26/11 हमले की 14वीं बरसी मना रहा है। देश के जाने माने उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आज एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे इन दिन को कभी भूल नहीं सकते। आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस दिन के डर या आतंक को नहीं भूलने की बात नहीं कर रहा। मैं उन हीरोज की बात कर रहा हूं जो हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहेंगे। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट में 26/11 हमले में शहीद हुए जवानों की फोटोज भी शेयर की। उन्होंने कहा कि वो इन हीरोज को कभी भूल नहीं पाएंगे। पाकिस्तानी आतंकियों ने ताज और ट्राइडेंट होटल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हमला किया था। देश के कुछ बहादुर पुलिसकर्मियों और एनएसजी के जवानों ने इन आतंकियों का डटकर सामना किया और कई लोगों की जान बचाई। जिन जवानों ने लोगों को बचाते हुए अपनी जान दे दी, वो देश के लिए सर्वोपरि हैं। वहीं 26 नवंबर यानी शनिवार को संविधान दिवस और इसके मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ई कोर्ट परियोजना के तहत अलग अलग नई पहलों का भी शुभारंभ किया। इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लास, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WUSAS वेबसाइट की शुरुआत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी भी इसी दिन है। 14 साल पहले भारत जब अपने संविधान का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत के सबसे बड़ी आर्थिक नगरी कहे जाने वाले मुंबई में आतंकी हमला किया था। मैं इस हमले में जान गंवाने लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें उम्मीद की नजरों से देख रही है। ये देश जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बिखर जाएगा, आज ये देश पूरे सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है। इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा हुआ है, ये शब्द नहीं, एक भावना है, एक प्रतिज्ञा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान ने देश के सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया है। मुझे संतोष है कि आज देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने आदर्शों और संविधान की भावनाओं को मजबूत कर रहा है, देश की माता बहनों को सशक्तिकरण की तरफ ले जा रहा है। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर समेत
संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बीते 7 दशकों में संविधान की विकास और विस्तार यात्रा में लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अनगिनत लोगों का भी योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर देश की ओर से उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। वहीं गुजरात में चुनाव का दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी के द्वारा गुजरात में संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात में भाजपा का संकल्प पत्र 2022 जारी किया है और देश में इस वक्त के सबसे गर्म मुद्दे की बात करते हुए रोजगार और बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में रोजगार को खास जगह दी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा भी मतदाताओं को लुभाने के लिए ढेर सारे वादे किए गए हैं। इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो संकल्प पत्र भी इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पहले गुजरात के लोगों से पूछा गया कि क्या कुछ होना चाहिए, फिर उनके ही मांगों को संकल्प पत्र में अहमियत दी गई है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को 2 महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक तफ्तीश के दौरान श्रद्धा के सिर के कई बाल बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस का मानना है कि इस बाल की वजह से डीएनए और फॉरेंसिक जांच में मदद मिल सकती है। हालांकि पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिला है। बता दें कि 18 मई को श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप उनके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनीवाला पर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने कथित तौर पर अपनी लिव इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या की और उसके शव को 35 टुकड़े में करके अलग अलग जगह जंगल में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस टीम राजधानी से लेकर महाराष्ट्र और उत्तराखंड तक सबूतों को तलाशने में जुटी हुई है। श्रद्धा वालकर हत्या के कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नई खबर सामने आई है जिसके मुताबिक आफ्ताब श्रद्धा को हिमाचल में ही ठिकाने लगाना चाहता था। उसी इरादे से वो श्रद्धा को लेकर हिमाचल प्रदेश भी गया था। श्रद्धा को ट्रैवलिंग का बेहद शौक था। आफ्ताब ने ईद से पहले ही श्रद्धा से वादा किया था कि वो ईद के बाद उसे घुमाने हिमाचल प्रदेश की वादियों में ले जाएगा। ईद के बाद दोनों मुंबई से हिमाचल चले गए। दरअसल आफ्ताब का इरादा हिमाचल में श्रद्धा को ठिकाने लगाने का था। हिमाचल प्रदेश से श्रद्धा को वापस मुंबई लौटना था। दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था, ना श्रद्धा का ना आफ्ताब का। मगर हिमाचल में रहने के दौरान आफ्ताब को ऐसा एक भी मौका नहीं मिला कि वो श्रद्धा को ठिकाने लगा सके। वो ठान चुका था कि बिना श्रद्धा को ठिकाने लगाए वो हिमाचल छोड़ेगा भी नहीं। आफ्ताब और श्रद्धा हिमाचल के तोश में एक होटल में रुके हुए थे। इत्तेफाक से उसी होटल में आफ्ताब की मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई। बद्री दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। उसने छतरपुर के जंगल के बारे में बताया। उसके बाद उसने श्रद्धा को किसी तरह मनाया और फिर दिल्ली चले आए दोनों। दिल्ली में उसने बद्री की मदद से एक रूम भी लिया और उसी रूम में उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। पुलिस का मानना है कि गुस्से में कत्ल करने की बात कबूल कर वो कानूनी फायदा उठाना चाहता है। अब पुलिस आफ्ताब पर 120 बी यानी साजिश करने का मामला भी दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हर रोज जेल से उनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही है। अब सत्येंद्र जैन का जेल से एक नया वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन जेल सुप्रिंटेंडेंट अजीत कुमार से मीटिंग कर रहे हैं। ये वीडियो इसी साल 12 सितंबर का बताया जा रहा है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। पहला वीडियो उनका मसाज करते हुए वायरल हुआ था, वहीं दूसरे वीडियो में वो जेल के बाहर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन के तीसरे वीडियो को बीजेपी नेता हरीश खुराना ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि लो जी, नया वीडियो ईमानदार मंत्री जैन का। जेल में मंत्री के दरबार में 8 बजे जेल सुप्रिंटेंडेंट की हाजिरी। गौरतलब है कि धन शोधन के आरोपों में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की कुछ कैदियों से मालिश कराते हुए दिखाने वाला एक वीडियो 19 नवंबर को सामने आने के बाद
तिहाड़ जेल प्रभावशाली कैदियों को वीआईपी सुविधाएं देने को लेकर विवाद के केंद्र में है। मालिश कराने वाला एक कैदी बाद में बाल यौवन अपराध संरक्षण कानून के तहत आरोपी बताया गया है। अलग अलग खबरों में कहा गया है कि एक पुराना वीडियो है जिस पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और तात्कालिक जेल अधीक्षक अजीत कुमार समेत संबंधित अधिकारियों को निलंबित भी इस मामले में किया जा चुका है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में टकराव के हालात बढ़ते जा रहे हैं। गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने शर्तें नहीं मानने की स्थिति में हर हाल में यात्रा का विरोध करने और उसे रोकने का अल्टीमेटम दिया है। गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बेंसला का कहना है कि शर्तें नहीं मानी तो राहुल की यात्रा रोकेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा हम नहीं रोक रहे बल्कि सरकार खुद रुकवा रही है। सरकार ने 2019 में हमारी लिखित में मानी गई शर्तों से किनारा कर लिया है। बेंसला ने कहा कि ये शांति से निकालना है तो हमारा काम करवाइए, 4 घंटे का ही तो काम है। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर का कुशाली दर्रा तो जाम होगा। इतना ही नहीं, गुज्जर समाज अपनी मांगों को लेकर पूरा राजस्थान जाम करेगा। उन्होंने कहा कि 4 साल से समझौते को लेकर सरकार से आग्रह कर रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब बहुत बढ़िया और अनुकूल समय है। उन्होंने कहा कि हद हो गई है, एक सरकार साइन करती है और समझौते को कूड़ेदान में डाल देती है। यूपी में 3 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब हार का डर होता है तो सिर्फ डोरे ही नहीं डाले जाते बल्कि चाचा के पांव भी छुए जाते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। लेकिन जो आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में हुआ वही मैनपुरी के उपचुनाव में भी होने जा रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि इस चुनाव में परिवारवाद और विकासवाद के बीच लड़ाई है। इसमें परिवारवाद हारेगा और विकासवाद की जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के 2024 में कन्नौज लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव को कुछ पता नहीं है क्योंकि उन्होंने जनता की सेवा कभी सेवक बनकर नहीं किए बल्कि राजा ही बने रहे और राजा ही हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ जीत के पीछे भागते हैं लेकिन उनमें जनता की सेवा करने की कोई भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक चाचा शिवपाल यादव के पैर छूने की बात है, ये पैर छूना भी चुनाव तक ही है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब बीजेपी प्रत्याशी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा हमला करते हुए उन्हें विश्वासघाती बताया है। शिवपाल ने कहा कि रघुराज सिंह शाक्य उनके शिष्य नहीं हैं, उन्होंने धोखा दिया है और उन्हें बहू डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अपने निर्वाचन इलाके जसवंत नगर के सरसई हेलू गांव में बहू और सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव ने लोगों से बातचीत के दौरान कहा, मैंने रघुराज की नौकरी लगवाई, उन्हें 2 बार सांसद और विधायक बनाया लेकिन उन्होंने ही धोखा दिया। रघुराज अपने आप को मेरा शिष्य बताते हैं लेकिन उन्होंने ही विश्वासघात किया। शिवपाल ने कहा कि रघुराज ने हमारा साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, ऐसे छोड़कर तो चेला ही नहीं जाता। बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसने उन्हें इस मुकाम पर लाकर पहुंचाया, उसी बहू के खिलाफ ही चुनाव लड़ने के तैयार हो गए हैं। उन्हें बहू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। गुजरात में चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि 2002 दंगों में असामाजिक तत्वों को सबक सिखाकर बीजेपी ने राज्य में स्थायी शांति कायम की। वहीं अब अमित शाह के इस बयान पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने अपराधियों को आज़ाद करने का सबक सिखाया है। गुजरात की एक मुस्लिम बस्ती जहांपुरा में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अमित शाह ने एक सार्वजनिक रैली के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने 2002 में
हमने जो सबक सिखाया है उसकी वजह से राज्य में अमन कायम हो गया है। मैं इस इलाके के सांसद और देश के गृह मंत्री से कहना चाहूँगा कि जो सबक आपने सिखाया है वो ये थे कि बिल्किस का रेप करने वालों को आपने छोड़ दिया। आपने ये सबक सिखाया बिल्किस के सामने उसकी बच्ची को मारने वालों को आप छोड़ेंगे। जो सबक अमित शाह ने सिखाया था वो एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा। भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।